लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके पास इकोनॉमी से ना तीन तीन तरीके से क्वेश्चन आता है। जनरली जनरली तीन तरीके से आता है। ऑब्वियसली अगर वो देना चाहे तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी दे सकता है, प्राइवेटाइजेशन पे भी जा सकता है, मल्टीपल डोमेन्स वो ओपन कर से आपसे ओपन करके आपसे सवाल कर सकता है। लेकिन अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें सीएसएस का, तो हमें तीन क्वेश्चंस नजर आते हैं। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर कि व्हाट आर द इश्यूज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन वो बना देता है एक सेक्टर के ऊपर जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है, और एक क्वेश्चन वो बना देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। वो आपसे पूछ सकता है कि जी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड what are the solutions. Similarly वो आपसे पूछ सकते हैं what are the challenges faced by the agricultural sector of Pakistan and what are the solutions. अब ये लेक्चर अगेन मैंने आपको बताया था कि इनिशियली मेरी कोशिश थी कि एक ही लेक्चर में सारा हमारा इकोनॉमी कवर हो जाता, बट हम क्विकली ना इन दोनों सेक्टर्स पे आज एक लेक्चर करके इन दोनों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इट इज हाईली लाइकली कि इनमें से कोई एक इस साल आ जाए। ठीक हो गया। सो हम लेट स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हम इसको क्विकली, अच्छा अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि मैं थोड़ा तेज ही चलूंगा क्योंकि हमने दोनों सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट कि लेक्चर आउटलाइन इसकी इंडस्ट्री की क्या होगी, तो हम हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ओवर टाइम कि हमने किस तरह चीजें, हमारी इंडस्ट्री ने किस तरह इवॉल्व किया। देन वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व द इश्यूज इन द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइमलाइन क्विकली, तो हमने हमें हमें आइडिया है कि 1947 पाकिस्तान 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सिचुएशन वाज वेरी बैड। पाकिस्तान में नेग्लिजिबल इंडस्ट्रीज थी। अ टोटल ऑफ 34 इंडस्ट्रीज वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोगों का इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो सिचुएशन थी, इट वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। ठीक है। टोटल अगर 34 इंडस्ट्रीज में देखें तो उसमें से मेजर इंडस्ट्रीज भी हमारी एग्रीकल्चर की वो थी, जो कि हमारी फूड की थी, फॉर एग्जांपल कॉटन, शुगर और आपकी फ्लोर इंडस्ट्रीज थी। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर नेग्लिजिबल था पाकिस्तान का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमारा दूसरा फेज आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिसमें हमारे पास ग्रोथ आती है, दैट इज अयूब एरा। ठीक है। अयूब एरा में हमारे पास मैसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ आती है, और वो क्यों आती है? क्योंकि दैट इज द टाइम जब पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक का ग्रुप में बेसिकली बिल्कुल पार्ट बन चुका है। कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है और आपके पास पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बन गया। ठीक है। तो उस टाइम आपके पास, जब आप वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट है, तो आपके पास डॉलर्स का इन्फ्लक्स आ रहा है और आपके मुल्क में इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। ऑब्वियसली उसकी मल्टीपल रीजन आप लोगों के पास इस फॉर्म में है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री उस टाइम ग्रो जरूर करती है। दिस इज द फैक्ट। फिर आपके पास तीसरा फेज आता है जो कि हमने इकोनॉमी में भी एक डिस्कस हमने इसको किया है, बट इसमें हम अगेन इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव में हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल डिक्लाइन आती है जुल्फिकार अली भुट्टो के एरा में, फ्रॉम 1973 टू 1977। जब भुट्टो साहब पूरी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी देते हैं और जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर लेते हैं। नेशनलाइज से मुराद क्या है? ऑन्ड बाय द स्टेट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑन आपका सर्विसेज सेक्टर का। अगेन सर्विसेज सेक्टर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन वो दे सकता है आपको, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी दे सकता है। जनरली आज तक उसने दिया नहीं है, लेकिन वो दे जरूर सकता है आपको कि जी आज के दिन में पाकिस्तान, क्योंकि सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट सेक्टर भी बन चुका है। 58% शेयर है इसका, और आपके पास इसके प्रॉब्लम्स भी अपने हैं, इसके सोल्यूशंस भी अपने हैं। तो हम इसको लेटर ऑन जाके डिस्कस जरूर कर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर आपकी वो चीजें हैं जो कि एक हॉट इशू रहता है। एग्रीकल्चर तो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज है पाकिस्तान के लिए, तो वो जनरली आपके ऐसे ही सवाल करता है। बट वी विल डिस्कस सर्विसेज सेक्टर एज वेल। ठीक है। तो आपके पास आता है जी, आपकी स्टेट ऑन्ड हो जाती है सारी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो ज़ेरा। और वो सारी की सारी पॉलिसीज, अगेन ये आई एम गिविंग दिस लेक्चर क्विकली क्योंकि हम पहले इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं कि जियाउल हक आके उन सारी पॉलिसीज को रिवर्स करता है, नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज रिवर्स करता है जियाउल हक, और आके वो क्या कहता है कि आपके पास प्राइवेटाइजेशन देता है। ठीक है, कि आपकी प्राइवेटाइजेशन कर देता है। तो दिस इज आपका चल रहा है फ्रॉम 1977 टू 1988। फिर आपके पास 1988 से 1999 तक डेमोक्रेटाइजेशन आती है और लिबरलाइजेशन आती है। आपकी बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती है आपके पास। ये वो टाइम है जब 88 से 99 तक आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है और चार पांच गवर्नमेंट्स आगे आगे आती है एक दूसरे के बाद।
तो ये आपका वो टेन्योर चल रहा है। इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी प्राइवेटाइजेशन भी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान आईएमएफ के पास भी जा रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं आपके पास, और उनकी वजह से आपकी जो इंडस्ट्री ने ग्रो करना है, ऑब्वियसली ये टैक्सेस उसके ऊपर आते हैं, जो आपकी सब्सिडीज है वो खत्म होती है, तो आपको उस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन प्राइवेटाइजेशन वाला एक नॉइस का इशू आ रहा है, क्या सबको आ रहा है या सिर्फ एक स्टूडेंट को आ रहा है? ओके। तो आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो की जाती है इन दिस एरा, और वो उसमें एक आपका आईएमएफ का भी रोल होता है, आईएमएफ की तरफ से उस पे प्रेशर आता है कि आपको अल्टीमेटली अपने आप को ओपन अप करना है। और ये वही टाइम है 1990s का, जब इंडिया ने अपने आप को ओपन अप किया था, ठीक है। देन कम्स ये आपका मुशर्रफ का एरा 1999 से 2009 तक का। मुशर्रफ का एरा वो एरा है जिसमें टेक्निकली आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी ना, वो शॉर्ट टर्म में तो ग्रो की, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास डॉलर का इन्फ्लक्स आ रहा था, आप वॉर ऑन टेरर में एक मेजर प्लेयर की तरह एक्ट कर रहे थे। लेकिन इन लॉन्गर रन इस एरा ने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास वॉर ऑन टेरर के बाद एक एपिसोड ऑफ टेररिज्म आती है। टेररिज्म आती है तो उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल डिक्लाइन आता है, आपके पास से इन्वेस्टर भाग जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज करती है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके कंट्री की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, आज के दिन पे अगर हम बात करें 2008 से 2025 तक की, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। उसमें आपकी ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की एक रीजन है, आपकी टेररिज्म में एक और बड़ी रीजन है कि आपके मुल्क में जब सिक्योरिटी सिचुएशन का इशू है, तो सी पैक हो या कुछ भी और हो, वो प्रोजेक्ट इतना सस्टेनेबल नहीं होता, इतना वो नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं होता। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास बेसिकली आपका इन्वेस्टर आपके मुल्क से भाग रहा है मल्टीपल रीजन की वजह से। ठीक हो गया? तो ये एक ओवरव्यू आपके पास आ गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मेन क्वेश्चन, जो कि है जी आपकी प्रॉब्लम्स क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो अगर हम प्रॉब्लम्स में बात करें ना, तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का एनर्जी क्राइसिस। हमारे मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है ना, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स वो मजीद क्रिएट कर रहा है। अगर हम एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी पावर आउटेजेस। आपके मुल्क में एक दौर ऐसा रह चुका है 2008 टू 2013 का, अगर हम देखें टाइम, तो ये वो टाइम है जब आपकी लोड शेडिंग पीक पे थी। अब इस टाइम हुआ क्या था कि आपकी इंडस्ट्रीज तो लग गई थी, लेकिन आपकी इंडस्ट्रीज को देने के लिए एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो जब आपके पास एनर्जी नहीं थी, तो अल्टीमेटली आपके पास लास्ट रिजॉर्ट क्या होता था? लोड शेडिंग। तो आपके पास ये जो पावर आउटेजेस है ना, ये इंडस्ट्री के लिए एक ठीक चीज नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने काम करना है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी तो 24/7 चाहिए। तो अगर एक इंडस्ट्री के पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो वो कैसे ग्रो करेगी, वो कैसे प्रोड्यूस करेगी चीजें, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही पावर आउटेजेस की वजह से। आज के दिन अगर आप देखें, तो हमने इस इशू को तो रिजॉल्व कर लिया। इसको कैसे आपने रिजॉल्व किया? कि आपने सी पैक में मल्टीपल थर्मल प्रोजेक्ट्स लगा के अपनी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर लिया। हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो दैट हैज गॉन अप टू 41,000 मेगावाट। हम 41,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन का मसला चेंज हो चुका है। आज के दिन जो इंडस्ट्री सबसे बड़ा मसला फेस कर रही है, दैट इज टैरिफ्स, मतलब कॉस्ट। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, दैट हैज गॉन टू हाई, इट इज टू हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रीजनल कंपैरिजन करें, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 50% लेस है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब जब एक ऐसा मसला आ गया आपके मुल्क में, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है। किसी भी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको अपने दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ता बेच ही नहीं सकते। और जब आपकी आपकी कॉस्ट एक प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ये रीजनल ईआरसीईटी होता है, बेसिकली रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स। इससे क्या मुराद है कि आपके जो एनर्जी टैरिफ्स है ना, वो रीजनली कंपेटिटिव होने चाहिए। मतलब जो बाकी कंट्रीज है, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे बांग्लादेश हो, वो चाहे वियतनाम हो, आपको जरूरत इस बात की है कि आपने उनको रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ देने, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। फॉर एग्जांपल,
अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है दैट इज अराउंड 6 to 7 सेंट्स, ठीक है, पर यूनिट। अगर पाकिस्तान की बात करें दैट इज अराउंड 17 सेंट्स। इट शोज के पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है तो आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, एंड योर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आगे चलते हैं। देन द नेक्स्ट इशू इज आपका हाई टैक्सेस। आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर अच्छे खासे टैक्सेस लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर इन इकोनॉमी है 21 से 22%, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर टैक्सेस देखें तो तकरीबन 70% जो टैक्स कलेक्शन है दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच शोज कि आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली आपके मुल्क के अंदर 18% जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी अगेन आपकी बेसिकली प्रोडक्ट को महंगा करता है। आपके जब प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लगा होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज 100 रुपए की बनाई है एक इंडस्ट्री ने, तो वो बिकते हुए 118 की हो जाएगी। ऑब्वियसली जब एक चीज महंगी होगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम होगी, डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। क्लास आप लोगों के कोई, अच्छा। सो आपकी नेक्स्ट जो आपकी फॉर एग्जांपल आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या जो इकोनॉमी में शेयर है इक्वल दैट इज नियरली इक्वल टू आपका इंडस्ट्री 21 से 22% ही है। लेकिन जो उस पर टैक्स है वो दैट इज लेस देन 1%, विच शोज कि आपका इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव किस्म का टैक्स लगा हुआ है। और एग्रीकल्चर की अगर एग्जांपल आप दें तो आप एक एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। फिर आप एक तीसरा कंपैरिजन सर्विसेज देखिए, आपकी सर्विसेज 58% शेयर है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो है दैट इज 37%, ठीक है। अब सर्विसेज का एक बड़ा सबसे इशू ये है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी, मतलब आपके मुल्क में 60% आपकी जो जीडीपी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के फॉर्म में है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी बेसिकली कैश इकोनॉमी, आपकी तकरीबन 9 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है। इसके ऊपर आपकी बहुत मेजर पोर्शन के ऊपर टैक्स नहीं होता, क्योंकि वो गवर्नमेंट को उसका आइडिया नहीं होता, उसकी कोई ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री नहीं होती। कैश में जब आपकी डीलिंग हुई हुई है तो उसकी कोई ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं होता। तो ये जो क्या कहते हैं इनप्रोपोर्शनेट किस्म की टैक्सेशन है ना, और एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन इंडस्ट्री है, दैट इज अनदर बिग इशू फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देन जी आपका आ गया थर्ड थर्ड इशू फॉर इंडस्ट्री, लैक ऑफ सब्सिडीज। आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसको सब्सिडीज नहीं मिलती, उसको लोन्स नहीं मिलते प्रॉपर। मतलब आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर लोन लेना है, या फिर आपके किसी कॉमन बंदे को, नॉर्मल इंसान को, एक ले मैन को लोन लेना है ताकि वो लोन लेके इंडस्ट्री लगा ले, तो एक इस पे दो बड़े इश्यूज आते हैं। एक तो लोन इतनी आसानी से मिलता नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है, ये पहला मसला हो गया। दूसरा मसला आता है कि जो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी आज से 2-3 महीने पहले अगर आप चल जाए तो आपकी इंटरेस्ट रेट थी 22%, आपकी पॉलिसी रेट 22% थी, विच मीन्स कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपने उस पर 22% इंटरेस्ट देना है। दैट इज टू हाई। अगर इतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा तो इस सिचुएशन में आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर लोग आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी के पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो आपके पास जो लैक ऑफ सब्सिडीज है, और फिर इसके ऊपर आपके पास इस पे सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि आपके पास आईएमएफ वाला प्रोग्राम चल रहा है। आईएमएफ आपको मजीद सब्सिडीज खत्म करने का कहता है, ठीक है। आईएमएफ आपको कहता है कि जी आपको आपने कोई भी टैक्स रिलीफ नहीं देना किसी को, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। देन आपके पास एक और बड़ा इशू, चौथा बड़ा इशू, दैट इज आपकी लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है। अब यहां पे आपने एक बात समझनी है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर क्यों है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का एक निज़ाम है नहीं, पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन देने का निज़ाम है नहीं। अब जब आप अपने लेबर को ट्रेन नहीं कर रहे, अपनी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली वो आपके पास वो हो गए यूजलेस सिटीजन्स। और आपके पास सबसे बड़ी फॉर्म क्या है कि जी आपके जो यहाँ के लोग हैं उनके पास यहाँ पे एक को काम करने को नहीं होता, तो वो अल्टीमेटली मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मोस्टली आपकी जो लेबर है वो मिडल ईस्ट में जाके काम कर रही है, विच इज अ ह्यूज इशू, ठीक है। और इसकी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में जो लेबर है दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन उनको अगर हम वो टेक्निकल एजुकेशन दे, उन्हें स्किल सेट दे के हम उनसे काम कराएं, तो वो हमारे बेनिफिशियल हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो मिनिमम वेज है दैट इज 32,000, अगर हम उसको इन डॉलर्स चेक करें तो दैट इज अराउंड 120-130 डॉलर।
विच इज नथिंग। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाके देखें तो 120 130 डॉलर तो डेली इनकम है, ठीक है, पर और इनकम 20 25 डॉलर होती है। तो ये एक पाकिस्तान का वो है रिसोर्स कर्स, इसको आप कंसिडर करें कि आपके पास रिसोर्स है लेकिन आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आपकी इंडस्ट्री में वो यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने उनको इंडस्ट्री के लिहाज से जो स्किल चाहिए, जो उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो आपने उनको दी ही नहीं है। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, दैट इज सिक्योरिटी सिचुएशन। ठीक है, और सिक्योरिटी सिचुएशन भी खास तौर पे पोस्ट 9/11, हम 2001 के बाद जब हम वॉर ऑन टेरर का इशू पार्ट बने हैं, प्रॉपर नॉन नेटो अलाय बने हैं, तो ये वो टाइम है जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर 2006-7 के बाद जब हमारी टीटीपी की राइज होती है यहाँ पे, तो उसके बाद से आज तक पाकिस्तान ने बीच में विद अ स्मॉल ब्रेक एक मैसिव देखी है वेव ऑफ टेररिज्म। और आपको मैं बता चुका हूं कि जब एक कंट्री के अंदर टेररिज्म है, एक कंट्री के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, उससे होता क्या है कि टेररिस्ट अटैक करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, टेररिस्ट अटैक करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल सी पैक के जो चाइनीज वर्कर हैं उन पे अटैक किया, इससे क्या हुआ कि एक थ्रेट क्रिएट होती है, डेटरेंस क्रिएट होती है, और इंडस्ट्रियलिस्ट आपका इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाता है मुल्क से। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होती है। आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट वॉर ऑन टेरर देखें तो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान की इंडस्ट्री मैसिवली डिक्लाइन की है। ठीक है, आई वाज रीडिंग स्टैट समवेयर के 200 से 400 के दरमियान इंडस्ट्रीज हर साल मुल्क से भाग रही है, विच शोज कि आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मैसिव लेवल पे हो रहा है मुल्क के अंदर ड्यू टू आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन। देन नेक्स्ट इशू जी, आपका नेक्स्ट इशू आता है लैक ऑफ एफडीआई। अब मैंने आपको बताया कि जी आपके पास जब अगेन इसमें आप मल्टीपल रीजन दे दें, आपकी जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके पास कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं आ रही, ठीक है, सॉरी, आपके पास जब कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज की, तो उसमें होता क्या है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो देखता है स्टेबिलिटी। अब अगर आपकी आज तक आपका एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका, इट इट शोज कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये चीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, ये इन्वेस्टर को रिपेल करती है। ठीक है, इन्वेस्टर कभी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करता जहां पे आपकी फॉर एग्जांपल एक दिन एक गवर्नमेंट आती है, वो आके कहती है जी हमने ये टैक्सेस ए टैक्सेस लगाने हैं, गवर्नमेंट बी आके कहती है जी हमने ये दूसरे टैक्सेस लगाने हैं। तो जब इनकंसिस्टेंसी होती है तो वो एफडीआई उसे अल्टीमेटली डिक्लाइन ही करती है, क्योंकि इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर, आपकी पॉलिसीज पे, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता और आपकी अल्टीमेटली एफडीआई डिक्रीज करती है। और इसकी हमने अभी मैनिफेस्टेशन देखी है कि आपके पास रिसेंटली एसआईएफसी आया था 2025 में, कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एसआईएफसी भी उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाया जो कि एक एक्सपेक्टेड थी कि जी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी रीजन अगेन वही है कि आपके मुल्क में जो पॉलिसीज है वो स्टेबल नहीं है, आपके मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर डरता है टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर आपके पास अगला एक सबसे बड़ा इशू, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी डेफिशिएंसीज। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, ऑब्वियसली सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने जो बहुत ज्यादा बेहतरी लेके आया है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप अपने मेजर सिटीज को देखें तो उसमें रोड्स डेवलप हो गई हैं, बट आज के दिन तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लूप होल्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो 90% फ्लीट, आई थिंक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि जो हमारी 90% फ्लीट है, जो हम बेसिकली प्रोडक्ट्स, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होती है, वो उसकी मूवमेंट जो होती है प्रोडक्ट्स की, वो बाय रोड्स है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी कॉस्टली। ये जो फीड की मूवमेंट बाय रोड्स है, दिस इज वेरी कॉस्टली दो सेंस में। एक तो ये कि ये इतना ज्यादा सामान एक साथ जा नहीं सकता, ठीक है, बल्क बल्क मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये पहला इशू है। वो ऑब्वियसली ट्रक्स में मूव करना है तो ट्रक की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। दूसरा आपकी रोड डिटीरियोरेशन, रोड डिटीरियोरेशन। मैं आपको पिछले लेक्चर में जब आपको एनएचए का बताया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में कितना लॉसेस है, तो मैंने आपको बताया था कि एनएचए का सबसे ज्यादा आई थिंक 250 बिलियन रुपीस मैंने आपको बताया था एनुअल लॉस है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपकी रोड डिटीरियोरेशन बहुत ज्यादा हो रही है। आपकी रोड्स इतनी जल्दी खराब क्यों हो रही है, जो कि एक रोड की अगर एवरेज लाइफ 20 साल की है, तो आपके मुल्क में वो 5 साल में खराब हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि आपकी जो सारी की सारी फ्लीट है,
वो आपकी बाय रोड्स हो रही है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज देखें या फिर डेवलपिंग कंट्रीज भी देखें, चाइना, मैंने आपको चाइना की एग्जांपल दी थी कि चाइना तकरीबन अपनी 90% फ्री ट्रेन पे कर रहा है। नाउ दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज आपकी रोड डिटीरियोरेशन नहीं हो रही। तो आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, आपका डिफिशियंसीज है, अगेन आपके पास इंडस्ट्रीज कम है, आपका एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इतना डेवलप्ड। तो ये जो सारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम फॉर आपकी इंडस्ट्रीज। ठीक हो गया। देन जी आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी हमारी पहले भी डिस्कशन हुई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आपके मुल्क में इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज होती है, दैट अल्टीमेटली रिपेल्स द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इन्वेस्टर को चाहिए कंसिस्टेंसी, इन्वेस्टर को चाहिए कि आपको आपकी पॉलिसीज की क्लैरिटी हो, इन्वेस्टर को चाहिए इंसेंटिव्स। ठीक है, और आईएमएफ के होते हुए इंसेंटिव्स आपने आप दे नहीं सकते। ठीक है, आप टैक्सेस मैक्सिमम लगाते हैं। अभी मैंने बताया कि आपकी इंडस्ट्री पे 70% टैक्स है, तो आप इतने टैक्सेस के साथ तो इन्वेस्टर कभी भी नहीं आपके मुल्क में आएगा। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दैट अल्टीमेटली इज वन बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर आगे चलते हैं। अनदर बिग इशू, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसीज। मैंने आपको बताया कि जी आपके मुल्क में ये जो इनएफिशिएंसीज है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, ये एक बहुत बड़ा इशू है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी दुनिया भर में डिजिटाइजेशन होगी, वे दुनिया भर में डिजिटाइजेशन है, ठीक है, ई गवर्नेंस है, आपने कोई भी आपने इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी प्रोजेक्ट आपने लगाना है, तो इट इज एक्सट्रीमली इजी कि आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करके 5 मिनट के अंदर अपनी इंडस्ट्री, अपना कोई भी आपने कुछ भी आपने स्टार्ट करना है अपना सेटअप, आप रजिस्टर कर लें। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान या मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, तो हमारे मुल्क में रेड टेपिज्म का एक इशू है। रेड टेपिज्म क्या होती है? डिलेज। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलेज, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज को ही रेड टेपिज्म अगर मैं बताऊं तो, मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट 20 जगह से साइन कराना है। ठीक है, और उस 20 जगह से साइन कराने के लिए आपको 40 दिन लगने हैं, क्योंकि एक दफा तो उन्होंने कहना है कि अभी नहीं आना, कल आना है। तो ये आपकी जो रेड टेपिज्म है, दैट इज वन ह्यूज इशू फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, इसके लिए अभी हम बताएंगे, जैसे अभी हम जाके सोल्यूशंस को करेंगे तो हमने डिस्कस करना है। SIFC ने वन विंडो ऑपरेशन दिया, लेकिन अगेन वो उसकी इंप्लीमेंटेशन में अभी भी लूप होल्स है। देन जी नेक्स्ट आपका आ गया लास्ट लास्ट इशू, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी में आप बताएं कि आपके मुल्क में, आप हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमी में हमने अपना ट्रेड डेफिसिट डिस्कस किया। ठीक है, हमने बताया जी कि हमारा 21.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि हम ऑलरेडी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जब चाहिए टेक्नोलॉजी अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो हमें वो टेक्नोलॉजी तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद तो टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट है नहीं। तो हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हमारे पास लैक ऑफ डॉलर्स है फॉर इंपोर्ट्स। और दूसरी चीज, अगर हम वो टेक्नोलॉजीज मंगवाना शुरू कर दे, तो जो बेसिक नीड्स है वो उसमें उसके लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं रहेंगे। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अगेन आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इशू है। आपकी इंडस्ट्री का एक और बड़ा इशू है R&D, कि आप खुद चीजें अपनी रिसर्च नहीं करते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, 0.16 आपकी परसेंट है अ, आपकी R&D के ऊपर टोटल, R&D के ऊपर 0.16% है। सो आप अपनी इंडस्ट्री के ऊपर खुद रिसर्च नहीं कर रहे, अपनी चीजें खुद डेवलप नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे अच्छी, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। ठीक हो गया। तो दैट इज इट फॉर द प्रॉब्लम्स। अब हम चलते हैं जी इसके जवाब की तरफ, कि जी आपकी इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं।